हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 to 17 ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन है, जो कि हमने पिछले एक हफ्ते में करंट अफेयर्स किए हैं, उन सबको आज हम रिवाइज करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बट एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। एक तरह के वन लाइनर करंट अफेयर्स है ये, राइट। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज। तो इम्पॉर्टेंट डेज हमारे शुरू होते हैं 10th ऑफ फरवरी से। तो 10th ऑफ फरवरी को 3 इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है नेशनल डीवॉर्मिंग डे, सेकंड है वर्ल्ड पल्सेस डे और थर्ड है इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लैपर्ड। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज है। डीवॉर्मिंग, नेशनल डीवॉर्मिंग डे, तो डीवॉर्मिंग करना है पल्सेस खाकर, और उसके बाद हमने अरेबियन लैपर्ड को जो है हमें बचाना है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लैपर्ड। तो ये 3 दिन है, इनको हम एक स्टोरी बना के इस तरह से याद करेंगे। तो इसमें हम थीम एक दिन का है वर्ल्ड पल्सेस डे का। तो थीम क्या है? पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। पल्सेस सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है, पल्सेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और हमें लोगों को क्या मिलता है पल्सेस से? प्रोटीन, राइट। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। नेक्स्ट चलते हैं 11th ऑफ फरवरी के पे। 11th ऑफ फरवरी को कौन से 3 दिन होते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है, कोई वुमेन्स डे नहीं है या गर्ल्स डे नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। दूसरा डे आता है वर्ल्ड यूनानी डे, और थर्ड आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी भी 11th ऑफ फरवरी को होती है। तो अब देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो यूनानी जो है उसका साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आयुष में आता है ना, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सब चीजें। तो यूनानी और पहला आता है साइंस, और थर्ड आ जाती है डेथ एनिवर्सरी। मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, इन दोनों का साइंस और यूनानी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आप जैसे भी इन तीनों डेज को याद कर सकते हो एक साथ। तो इसका थीम भी है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। थीम क्या है इसका? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इसका सब थीम भी था। सब थीम क्या था इस साल? थिंक साइंस, थिंक पीस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 12th ऑफ फरवरी पे। 12th ऑफ फरवरी को 2 दिन होते हैं। एक होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और दूसरा होता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एपिलेप्सी अपने आप कम हो जाएगी, मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, राइट। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एपिलेप्सी को हमें कम करना है। तो ये 2 दिन है हमारे 12th ऑफ फरवरी को। तो प्रोडक्टिविटी डे का थीम क्या था इस साल का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एपिलेप्सी डे का थीम क्या है? माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी, राइट। तो इसके साथ ही इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है 12th ऑफ फेब से लेकर 18th ऑफ फेब के बीच में, राइट। तो 12th ऑफ फेब से 18th ऑफ फेब के बीच का जो ये पूरा का पूरा हफ्ता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 13th ऑफ फरवरी पे। 13th ऑफ फरवरी, इस दिन भी 3 दिन होते हैं। एक है वर्ल्ड रेडियो डे, दूसरा है नेशनल वुमेन्स डे और थर्ड है वर्ल्ड क्वांटम डे। रेडियो डे का थीम क्या है? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। अब देखो, रेडियो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ इंटरटेन भी करता है, हमें गाने वगैरह आते हैं, सॉन्ग्स अच्छे अच्छे, और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम भी रेडियो पे होते हैं। तो रेडियो का थीम क्या हो गया? अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, राइट। अब रेडियो पे विमेन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसमें विमेन्स को अवेयर करवा रहे हैं रिगार्डिंग द कॉन्डम, टू यूज कॉन्डम्स सो दैट की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है उनसे बचा जाए। तो इस तरह से आप इसकी स्टोरी बनाकर याद कर सकते हो, रेडियो डे, वुमेन्स डे एंड कॉन्डम डे। नेक्स्ट चलते हैं 15th ऑफ फरवरी। 15th ऑफ फरवरी को होता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? टू स्टडी
मेंस बिहेवियर, राइट, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, राइट। ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी डे कब होता है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, राइट। तो थीम क्या है इस साल का? कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस, मतलब कि ह्यूमंस के कनेक्शंस होने चाहिए, कोलैबोरेशंस होना चाहिए, इस तरह से आप थीम इसको याद रख सकते हो। तो 15 फेब को है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। अब ये जो है ना, ये इस साल ही 15 फेब को सेलिब्रेट हो रहा है, अदरवाइज इसकी जो डेट्स है वो चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये फरवरी के 3rd थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, और इस साल कब था? 15 फरवरी को, राइट। तो इस साल की डेट पूछी जा सकती है, अदरवाइज ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे है वो कब आता है। तो इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे 2nd थर्सडे को, 3rd थर्सडे को, 4th थर्सडे को, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस इसमें आ सकते हैं। तो कब सेलिब्रेट होता है? 3rd थर्सडे को, फरवरी का जो 3rd वाला थर्सडे होगा उस दिन ये सेलिब्रेट होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा था प्रोडक्टिविटी डे, उस दिन एक पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसका नाम था स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल ये जो था ये लॉन्च किया गया था विमेन्स के लिए, राइट, बेसिकली विमेन एंड गर्ल्स के लिए ये जो स्वाति पोर्टल था ये लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये पोर्टल क्या था? ये था साइंस, इसकी फुल फॉर्म क्या है स्वाति की? पहले स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर विमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आई थिंक मैंने बोल दिया प्रोडक्टिविटी डे। प्रोडक्टिविटी डे पे नहीं ये लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था जो हमने देखा था इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, उस दिन ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। प्रोडक्टिविटी डे पे नहीं हुआ था, गलती से मैंने बोल दिया था। तो इसके पहले फुल फॉर्म याद रखनी है, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एम क्या है? एम इसका है कि एक ऐसा सिंगल ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा विमेन एंड गर्ल्स के लिए टू गाइड देम इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, इन सब फील्ड्स में उनको मतलब कि क्या करना है? एक्सपर्ट करना है या उनको इन सब फील्ड्स में लेकर जाना है। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टेम एनालिसिस के लिए। स्टेम में स्टेम की फुल फॉर्म आ जाएगी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, राइट। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं भारत रत्न की तरफ। अब जब से हमारा नया साल चढ़ा है तब से हम भारत रत्न पढ़ते आ रहे हैं। तो इस साल 2024 के अंदर टोटल जो है 5 पर्सन्स ऐसे हैं जिनको भारत रत्न अब तक अनाउंस हो चुका है, दिया जा चुका है। तो वो 5 पर्सन्स कौन से हैं? तो पहले 2 नाम हमने पढ़े थे। एक तो नाम था कर्पूरी ठाकुर जी का, कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और दूसरा नाम आया था LK आडवाणी जी का। तो ये 2 लोगों को पहले दिया जा चुका था। तो अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक गया है उसमें 3 लोगों के और नाम अनाउंस किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है PV नरसिम्हा राव, दूसरे हैं MS स्वामीनाथन और थर्ड है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राइट। MS स्वामीनाथन कौन है? हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, राइट। तो ये 5 लोगों के नाम याद रखने हैं जिनको भारत रत्न जो इस बार दिया गया है 2024 के अंदर। 2024 के अंदर सबसे ज्यादा भारत रत्न दिए गए हैं, नंबर कितना है? 5। ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज एक साल में टोटल 3 लोग होते हैं जिनको भारत रत्न दिया जाता है। मैक्सिमम 3 पर्सन्स को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इस साल 5 लोगों को भारत रत्न जो है दिया गया है। तो मैक्सिमम 2024 में दिया गया था। इसके अलावा 1999 में भी 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, इससे पहले एक बार एक्सेप्शन और हुई थी। अदरवाइज जो मैक्सिमम भारत रत्न होता है एक साल में 3 पर्सन को ही दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स है एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 का है, अभी 24 तो शुरू हुआ है ना, तो 23 के डाटा के बेसिस पे ही इंडेक्स बनेंगे अब जो भी इंडेक्स आएंगे। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के 2 सिटीज बेंगलुरु एंड पुणे, इनका रैंक क्या है? बेंगलुरु का 6th रैंक है, पुणे का 7th रैंक है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रैवल टाइम पर
10 किलोमीटर। देखो ट्रैफिक इंडेक्स है, नाम से ही पता चलता है कि ट्रैफिक से रिलेटेड कोई इंडेक्स आया होगा, राइट। तो स्लोएस्ट ट्रैफिक जो है किसका है, बेंगलुरु एंड पुणे का। तो इसमें बेंगलुरु 6th पोजीशन पे है, पुणे 7th पोजीशन पे है। तो एवरेज ट्रैवल टाइम पर 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये जो इंडेक्स है वो बनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों सिटीज की रैंकिंग है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है इसमें टोटल 387 सिटीज को एनालाइज किया गया है अक्रॉस 55 कंट्रीज। और इसमें जो सबसे स्लोएस्ट ट्रैफिक रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है लंदन का। लंदन में सबसे स्लोएस्ट ट्रैफिक है, मतलब कि जो गाड़ियों की स्पीड है सबसे जो है स्लो है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहीं पे स्पीड कम होगी ना। तो जो स्लोएस्ट ट्रैफिक है वो है लंदन का। बेंगलुरु का रैंक है 6th और पुणे का रैंक है 7th। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ये क्या है, ये योजना जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ही एक सब स्कीम है, राइट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ही एक सब स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। तो ये जो किसान समृद्धि योजना है ये बेसिकली फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, टू सपोर्ट फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिशरी सेक्टर में जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए ये सब स्कीम जो है लॉन्च करी गई है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये लॉन्च हुई थी 10th सितंबर 2020 को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने कोलैबोरेट करा है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ। आईआईटी मद्रास एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन तैयार किया है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें हमारे जो सोल्जर्स है उनको एक तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके टारगेट्स इसमें सेट किए जाएंगे सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू जो हम पहले यूज़ करते थे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट ओपन करने जा रहा है इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल मतलब लाइक जो कैट डॉग वगैरह ऐसे पेट रखते हैं तो उनके लिए ये पहला हॉस्पिटल जो है इंडिया में ओपन होने जा रहा है। मार्च में ये शुरू हो जाएगा। तो कहाँ पे, कौन सी जगह पे ये ओपन हो रहा है, मुंबई के अंदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज है। फेस्टिवल का नाम क्या है, सोनम लॉसर फेस्टिवल। सोनम लॉसर फेस्टिवल, तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये नेपाल का फेस्टिवल है। नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में कौन सी कम्युनिटीज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तो कम्युनिटीज का नाम है तमांग एंड ह्युल्मो कम्युनिटीज। तमांग एंड ह्युल्मो कम्युनिटीज जो नेपाल की है वो सेलिब्रेट करती है सोनम लॉसर फेस्टिवल को। इसके अलावा इंडिया की कुछ जो स्टेट्स है वहाँ पे भी ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दार्जिलिंग जो है वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन न्यू ईयर्स डे। और ये कब होता है सोनम लॉसर फेस्टिवल, ये होता है ऑन द 2nd न्यू मून आफ्टर विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो 2nd न्यू मून आता है उस दिन होता है सोनम लॉसर फेस्टिवल, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरफ। पहले था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है। अब क्या बन गया है, ये एक्ट बन गया है। तो ये एक्ट बन गया है, तो एक्ट बनने के बाद इसके अंदर कौन से लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें कौन से लोगों को दी जाएगी, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स है 3 कंट्रीज में से आए हैं। कौन सी 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स है तो और कौन सी जो है कम्युनिटीज है, कहाँ के लोग हैं, ये 6 कम्युनिटीज, 6 रिलीजियस पीपल है, मतलब 6 अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आए हैं। हिंदू है, सिख्स है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है और क्रिश्चियन है। तो इन 6 जो ये 6 रिलीजियस ग्रुप्स के जो लोग हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं, इनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर वो दिसंबर 31, 2014 से
पहले आए हैं या उस दिन आए हैं, तो उनको इंडिया की सिटीजन दे दी जाए, इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मुद्दा भी इंडिया में उठा था। क्योंकि अब देखो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां पे ऑलरेडी मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में है, राइट। तो वहां पे जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन देखते हैं, ये माइनॉरिटीज में है। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां पे इंडिया में आकर रह रही है, रेफ्यूजी बनकर रह रही है या कैसे भी रह रही है, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया में विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी उनके बर्थ प्रूफ के उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इंडिया के जो आधार कार्ड है उनके बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली श्रीलंका और मॉरिशियस, श्रीलंका एंड मॉरिशियस ने यूपीआई सर्विसेज लॉन्च करी है, राइट। तो वहां पे अगर कोई मॉरिशियस घूमने गया है या श्रीलंका घूमने गया है, तो वहां पे वो यूपीआई का जो कोड होता है उसको स्कैन करके पेमेंट्स कर सकता है। हाँ, उनके जो भी सर्विसेज चार्जेस वगैरह अलग से लगेंगे वो तो लगेंगे ही, बट वहाँ पे यूपीआई सर्विसेज जो है चालू हो चुकी है श्रीलंका एंड मॉरिशियस में। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज में यूपीआई सर्विसेज जो है वो लॉन्च हो चुकी है, तो भूटान में भी हो चुकी है, ओमान में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज के अंदर जो है यूपीआई सर्विसेज ऑलरेडी चालू है। नेपाल में, भूटान में भी यूपीआई सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नरेंद्र कुमार यादव से रिलेटेड न्यूज है। नरेंद्र कुमार यादव कौन है? ये इंडिया के आईआरएस सिविल सर्वेंट है, राइट। आईआरएस के सिविल सर्वेंट है। तो ये पहले ऐसे आईआरएस सिविल सर्वेंट है जिनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का। तो इनकी फिटनेस को देखते हुए फिट इंडिया मूवमेंट ने नरेंद्र कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है, और ये इंडिया के पहले आईआरएस सिविल सर्वेंट है। अदरवाइज सिविल सर्वेंट्स को तो कौन ही ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, ज़्यादातर जो हमारे एक्टर वगैरह होते हैं तो उन्हीं को ही बनाया जाता है। लेकिन ये पहले हमारे इंडिया के सिविल सर्वेंट है जिनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आदि महोत्सव की तरफ। आदि महोत्सव इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें क्या होगा? आदि महोत्सव जो है इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? ट्राइफेड जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें होगा क्या आदि महोत्सव में? इसमें जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल लोगों की जो भी उन्होंने काम किए हैं, उनके जो वर्क्स है, उन सबको यहाँ पे शो किया जाएगा। बेसिकली उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है उनको यहाँ पे लोगों को दिखाया जाएगा, बेचा जाएगा, राइट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एसपी बघेल लॉन्चेस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लैरियासिस एलिफेंटियासिस। लिम्फेटिक फ्लैरियासिस नाम की एक डिजीज है जिसको एलिमिनेट करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है। लिम्फेटिक फ्लैरियासिस ये क्या डिजीज है जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें जो पर्सन होता है, जो बंदा होता है, उसकी जो लेग्स होती है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत मोटी मोटी हो जाती है, लाइक एलिफेंट्स। तभी इसका नाम पड़ा है एलिफेंटियासिस। तो लेग्स जो होती है वो एलिफेंट जैसी हो जाती है इस डिजीज के अंदर। तो इसके लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है, राइट। तो इसको प्रायोरिटी डिजीज मानकर तो टारगेट है कि इंडिया में 2027 तक 2027 तक हम एलिफेंटियासिस नाम की जो डिजीज है, लिम्फेटिक फ्लैरियासिस नाम की जो डिजीज है, उसको हम खत्म कर देंगे। तो इंडिया का टारगेट है 2027 तक इस डिजीज को खत्म करना, और ग्लोबल टारगेट क्या है? 2030 तक इस डिजीज को खत्म करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिस्ट ए रामचंद्रन से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो इसीलिए अभी ये थोड़े ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए रामचंद्रन ये कौन है? तो ये जाने जाते हैं फॉर हिज मोन्यूमेंटल
कैनवसेस, कलरफुल ऑयल वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए ये जाने जाते हैं और इनको 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण भी इनको मिला है। तो बाकी वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए भी ये फेमस है, फेमस आर्टिस्ट है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं इनसे रिलेटेड कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया था, या ये कौन थे, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, कौन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी टू सेटअप दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र एट हैदराबाद। संगीत नाटक अकेडमी जो है, इन्होंने अपना पहला साउथ इंडिया में जो एक केंद्र है वो सेटअप किया है। साउथ इंडिया में कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर सेटअप किया है संगीत नाटक अकेडमी ने, राइट। पहला दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र सेटअप किया है कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट, इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन का नाम भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है। तो इनको रिसेंटली एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है KPP नाम्बियर अवार्ड। तो KPP नाम्बियर अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया बांग्लादेश की। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ओपन ट्रेड शुरू हो रहा है थ्रू मैया एंड सुल्तानगंज रिवर पोर्ट्स, राइट। मैया एंड सुल्तानगंज, जो मैया पोर्ट है ये इंडिया की तरफ है, वेस्ट बंगाल में आता है, और सुल्तानगंज पोर्ट है बांग्लादेश की तरफ, राइट। तो ये दोनों पोर्ट्स के थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अब ट्रेड शुरू होने जा रहा है और ये गंगा रिवर पे पोर्ट्स है। तो इंडिया के जो हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर है शांतनु ठाकर जी, तो इन्होंने पहला कार्गो वेसल जो है मैया पोर्ट से बांग्लादेश में सुल्तानगंज पोर्ट की तरफ भेजा है और उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह जो है लोड किए गए हैं। तो पहला कार्गो वेसल इंडिया ने भेजा है मैया पोर्ट से, राइट। भेज चुके हैं इंडिया वाले मैया पोर्ट से। तो अब डिस्टेंस की बात करें बिटवीन द मैया पोर्ट एंड सुल्तानगंज पोर्ट, दोनों पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है। एंड आउट ऑफ द 16 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर आता है इंडिया की तरफ, मतलब कि जो मैया पोर्ट की तरफ आ जाता है 4.5 किलोमीटर, और सुल्तानगंज पोर्ट की तरफ जो बांग्लादेश वाला एरिया है, तो बांग्लादेश वाला एरिया कितना पड़ता है? 11.5 किलोमीटर, और टोटल मिलाकर कितना एरिया बन जाता है? 16 किलोमीटर का, राइट। नेक्स्ट है पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। तो नाम चेंज करके क्या रखा है? पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ इन्होंने बिटसिला को भी एक्वायर किया है, एक ई कॉमर्स कंपनी है बिटसिला, राइट। जनरल बिपिन रावत से रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत कौन है? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी। जो जनरल बिपिन रावत जी थे ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के। तो इनका स्टैच्यू बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? एट टोन्स ब्रिज स्कूल इन देहरादून। देहरादून के अंदर टोन्स ब्रिज स्कूल जो है वहां पे इनका एक लाइफ साइज स्टैच्यू बनाया गया है। कौन सा स्टैच्यू? लाइफ साइज स्टैच्यू जो है वहां पे बनाया गया है। लाइफ साइज स्टैच्यू का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल स्टैच्यू, जैसे जितनी इनकी हाइट थी उतनी हाइट का ही स्टैच्यू वहां पे इनका बनाया गया है जनरल बिपिन रावत जी का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं SBI एम्स, दोनों ने मिलकर स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स जो है लॉन्च किए हैं। SBI एंड एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली है, SBI एंड एम्स दिल्ली आएगा यहाँ पे। SBI एम्स दिल्ली ने मिलकर स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स जो है वो लॉन्च किए हैं। तो ये जो स्मार्ट कार्ड्स हैं इनका काम क्या है? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट्स को दिए जाएंगे, इन पे कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये जो स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स है इनके थ्रू जो पेशेंट्स है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, तो उनको साथ में ज़्यादा कैश उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो SBI ने एम्स दिल्ली के साथ मिलकर ये स्मार्ट पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है
ओडिशा की एक 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली बनाई गई है, तो उसका नाम क्या है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। कहाँ पे है? कोरापुट में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाम क्या है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। मतलब पहले गुप्त थे, अभी पता चला है। उड़ीसा में पहले कुछ गुप्त फॉरेस्ट थे जिनके बारे में हमें अभी पता चला है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो नाम है उड़ीसा के जो 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। कहाँ पे है? कोरापुट के अंदर है। राइट, गुप्तेश्वर कोरापुट के अंदर है। पहले गुप्त थे, अब वो सामने आ चुके हैं, कोरे हो चुके हैं। तो राइट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुट। नेक्स्ट है, एक बुक लॉन्च हुई है। बुक का नाम है महास्वाप्निकुड्डू। महास्वाप्निकुड्डू बुक लॉन्च हुई है। और ये जो बुक है ये किस पे बेस्ड है? दिस बुक इज बेस्ड ऑन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन पे बेस्ड ये बुक है महास्वाप्निकुड्डू। तो इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है जर्नलिस्ट पी विक्रम। तो ऑथर का नाम क्या है इस बुक के? जर्नलिस्ट पी विक्रम। राइट, नेक्स्ट है, एक स्कीम लॉन्च हुई है, योजना लॉन्च हुई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका एम क्या है? इसका एम है टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी पर मंथ उन हाउस होल्ड्स को जो अपने घर पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाएंगे। राइट, ये बेनिफिट उन लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना ये लॉन्च कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका एम क्या है? इसका एम है टू ट्रेन 2 करोड़ वुमेन इन वेरियस स्किल्स। 2 करोड़ वुमेन्स को अलग अलग स्किल्स में ट्रेनिंग देना, जैसे कि प्लम्बिंग में हो गया, स्टिचिंग में हो गया, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हो गया। तो मतलब अलग अलग फील्ड्स में इनको स्किल प्रोवाइड करना, सो दैट कि जो एवरी वुमेन जो है वो एक साल में 1 लाख रुपया अर्न कर सके थ्रू SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो कि जो एक वुमेन है वो एक साल में 1 लाख रुपया कमा सके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो डिमांड्स वगैरह आती है किसी भी स्किल की, लाइक स्टिचिंग का हो गया कोई काम, या कोई भी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हो गया, प्लम्बिंग से रिलेटेड हो गया, तो उसके थ्रू इनको कुछ अर्निंग हो सके। तो लखपति दीदी नाम क्यों पड़ा है? सो दैट कि वो 1 लाख रुपया महीने साल का कमा सके। सॉरी, महीने का नहीं है, साल का 1 लाख रुपया कमा सके। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है लखपति दीदी योजना। विमेन के लिए है, विमेन एंड गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट है अपार इनिशिएटिव। अपार इनिशिएटिव क्या है? इट इज 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड। मतलब कि हर एक स्टूडेंट का एक ID कार्ड बनाया जाएगा। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड। तो ये जो ID कार्ड होगा इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा? 12 डिजिट्स का एक उसको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड के अंदर दिया जाता है ना एक यूनिक ID नंबर, तो इसका भी एक यूनिक एंड परमानेंट ID नंबर होगा, 12 डिजिट्स का होगा, जो हर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा। और इसके अंदर उस स्टूडेंट की पूरी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो सारी की सारी उसमें सेव रहेगी, कि उसने जो भी अपनी स्टडी करी है उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज उसने करी है तो वो सारा का सारा उसके अंदर सेव्ड रहेगा। राइट, अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT's फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हो रही है, पहली ये समिट है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है। कहाँ पे होने जा रही है? ये कहाँ पे हो चुकी है, मतलब लास्ट वीक ही हुई है। तो कहाँ पे हुई थी? ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हुई थी, असम के अंदर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हुई थी। नाम क्या है समिट का? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। राइट, नेक्स्ट है इंडियन पावर स्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस 2024। तो ये कॉन्फ्रेंस है इंडियन पावर स्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस, जो 2024 की ये कॉन्फ्रेंस है। इसको होस्ट करा था NTPC लिमिटेड ने। तो कहाँ पे होस्ट हुई थी? ये रायपुर छत्तीसगढ़ में होस्ट हुई थी। तो जगह का नाम इंपॉर्टेंट है और थीम का नाम भी, जो थीम है इसका वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने होस्ट करी थी ये भी इंपॉर्टेंट है। NTPC ने होस्ट करी थी, रायपुर छत्तीसगढ़ में होस्ट करी गई थी। और इसका थीम क्या है?
ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉर सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं असम की तरफ। असम ने काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधा क्वेश्चन बनने के चांस है कि असम का स्टेट फ्रूट क्या है। तो नाम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा काजी नींबू। काजी नींबू असम का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हो चुका है। तो इसको पहले जीआई टैग भी मिला था, काजी नींबू को पहले जीआई टैग भी मिला था। कब मिला था? 2019 के अंदर। राइट, केरला को एक अवार्ड दिया गया है। किसके लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज। तो बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? केरला को दिया गया है। अब यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बात आ ही रही है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? जो टीबी की डिजीज होती है। अब यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बात आई है तो क्या हमारी गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है जो टीबी को एलिमिनेट करने से रिलेटेड है? तो यस, ऑफ कोर्स एक स्कीम है। स्कीम का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना क्या है? ये ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने से रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। राइट, नेक्स्ट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। ये किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है? भारत पेट्रोलियम के साथ। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला एंड भारत पेट्रोलियम दोनों आपस में कोलैबोरेट करके जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ही वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होने जा रहा है। राइट, ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ही सेटअप किया जा रहा है। तो कौन कौन मिलकर सेटअप कर रहा है? एक है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला का और दूसरा है भारत पेट्रोलियम। राइट, नेक्स्ट चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो स्कीम है ये आई थी 24 जून 2022 को। अब 2022 को स्कीम आई थी, अब इसका क्या रेलेवेंस है? तो उस टाइम पे ये जब स्कीम आई थी तो ये 3 साल के लिए थी। तो ये किससे रिलेटेड स्कीम थी? ये बेसिकली डेयरी सेक्टर से रिलेटेड स्कीम थी कि कैसे हम एनिमल हस्बेंड्री को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ये 3 साल के लिए स्कीम थी। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अच्छी परफॉर्मेंस देखकर इसको फिर से यही स्कीम को एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को फिर से रीअलाइन किया जा रहा है और 3 सालों के लिए 2023 से लेकर 2025-26 तक 3 सालों के लिए इसको फिर से रीअलाइन किया जा रहा है इसी स्कीम को विद एन आउटले ऑफ ₹29,610 करोड़ रुपीस। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये कब आई थी? 2018 में ये स्कीम आई थी। तो अभी रिसेंटली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि ये जो स्कीम है ये हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रही है। कैसे वायलेट कर रही है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, अब इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो डेली न्यूज़ हमारे आते हैं तो उसमें मैंने डिटेल में प्रॉपर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको मोटी मोटी स्टोरी बता देती हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन, अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इसको कौन इशू करता है? SBI। SBI के पास सोल अथॉरिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की। तो ये अनोनिमस इशू किए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करता है तो उसका नाम नहीं आता। जैसे किसी ने 1000 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करे हैं या 10,000 के या फिर 1 लाख के या फिर 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उस पर्सन का कहीं पे नाम आएगा नहीं। राइट, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली कई बार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही विद इन द पार्टी, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ब्लैक मनी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ पे अब किसी
किसी का नाम ही नहीं आता कि कौन किसको कितना फंड दे रहा है, तो अब कौन दे रहा है उसका नाम नहीं आता, तो यहाँ पे लोगों का जो राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक्ट है तो ये उनका वायलेट हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास ये राइट है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी पार्टी के पास कितने पैसे कहाँ से आए, तो कहाँ से आए ये तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो इसीलिए इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी वायलेट करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था टेम्पल। तो ये इतना बड़ा सारा टेम्पल का नाम ही है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था टेम्पल। तो इस टेम्पल को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है अबू धाबी। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये कहाँ गए थे, यूएई में गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारा इन्होंने जो है ये काम किए हैं। ये जो टेम्पल है इसकी इनॉग्रेशन हुई है, 1 मार्च से इसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा, 1 मार्च से इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अबू धाबी में यूपीआई रुपे कार्ड जिसका नाम है जयवान, इसको भी लॉन्च किया गया है, राइट। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि हम जल्द ही यूएई में सीबीएसई का ऑफिस भी जो है ओपन करेंगे, राइट। सीबीएसई का ऑफिस हम ओपन करेंगे यूएई के अंदर। तो ये कुछ वहाँ पे इनकी आपस में बातचीत हुई है। इसके अलावा जो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रही थी 2024 की, तो उसमें भी उसको भी ये एड्रेस करके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है, नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हैज स्पॉटेड अ सुपर अर्थ विद हैबिटेबल जोन। ये है हमारी सुपर अर्थ, राइट, सुपर अर्थ विद हैबिटेबल जोन। तो ये कहाँ पे है, ये एक्सोप्लैनेट मतलब कि ये हमारी गैलेक्सी के अंदर नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है, तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। ये सुपर अर्थ कहाँ पे है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। तो इसको अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है और ये माना जाता है कि यहाँ पे हैबिटेबल जोन है, यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर की फॉर्म में ही है। और इनका जो पेरेंट स्टार है, तो पेरेंट स्टार का और इस प्लैनेट का दोनों का डिस्टेंस भी जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ही ज्यादा पास है कि ये बहुत गर्म हो, और ना ही बहुत ज्यादा दूर है कि यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस हो, तो बिल्कुल हैबिटेबल जोन बन रही है। और ये अर्थ से 1/3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है ये जो सुपर अर्थ है, राइट। तो इसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। तो आगे देखते हैं, जो भी इससे रिलेटेड न्यूज आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्कर ने अनाउंस किया है एक नया अवार्ड, किसके लिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए। पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स का कोई अवार्ड नहीं होता था ऑस्कर में, लेकिन अब कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी अवार्ड होगा। और ये जो अवार्ड है ये 2026 में दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2025 परफॉर्मेंस। तो 2026 से ये कास्टिंग डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो भी दिया जाएगा बाय द ऑस्कर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 से रिलेटेड है। अब ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये दुबई में होने जा रही है। तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्रीज को डिक्लेयर किया गया है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें इंडिया है, टर्की एंड कतर, 3 कंट्रीज इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होगी। और ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी ये 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुई थी। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है, फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन से हैं, अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट है, दुबई में वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विसेज लॉन्च होने जा रही है। तो ये कब से ऑपरेशन में आएगी, तो ये 2026 में ऑपरेशन में आ जाएगी। ये वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विसेज है जो दुबई में लॉन्च होने जा रही है। तो इसमें ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं होगी, ऐसे नहीं है कि जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है तो पूरी आवाज़ होती है, तो इसमें वैसी कोई आवाज़ वगैरह नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब जो भी कस्टमर्स होंगे उनको प्रॉपर सर्विसेज दी जाएगी। तो इसमें टोटल जो है सीटिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, तो 4 इसमें जो पैसेंजर्स होंगे प्लस 1 इसमें होगा पायलट, राइट। 4 पैसेंजर्स होंगे और 1 पायलट होगा। तो इसको डिज़ाइन किसने करा है, जॉबी एविएशन S4 के द्वारा ये
डिजाइन करी गई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली जो अलास्का पॉक्स डिजीज है उसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हुई है, मतलब एक ह्यूमन की डेथ हुई है। वैसे जो अलास्का पॉक्स है ये क्या है, ये स्मॉल एनिमल डिजीज है, स्मॉल एनिमल डिजीज है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, तो ऐसे एनिमल्स में ये डिजीज होती है अलास्का पॉक्स। बट रिसेंटली एक पर्सन की भी इसकी वजह से डेथ हो चुकी है। तो ये जो डिजीज है ये क्या है, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब क्या है कि ये एनिमल से जो ह्यूमन बींग्स है उनमें ट्रांसफर होती है। तो अलास्का पॉक्स जो है ये जूनोटिक डिजीज है, तो रिसेंटली इसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हुई है। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी अलास्का पॉक्स की, इसकी डिस्कवरी हुई थी 2015 में अलास्का के अंदर। अलास्का एक कंट्री का नाम है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल नॉर्थ में आती है अलास्का कंट्री, राइट। नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट एक ट्रेन का नाम है जो 2025 में सऊदी अरेबिया में लॉन्च होने जा रही है। तो ये एक बहुत ही लग्जरी ट्रेन होगी, तो ये बहुत सारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको क्रॉस करते हुए जाएगी। तो इसकी ओवरऑल जो भी इसमें ट्रैवल करेगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट में, तो इसमें बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी उनको देखने को मिलेगी। तो ये एक लग्जरी ट्रेन है जो कि 2025 में लॉन्च होने जा रही है सऊदी अरेबिया में, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑडिसस की। ऑडिसस क्या है, ऑडिसस एक लूनर मिशन है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा भेजा जा रहा है। कहाँ से भेजा जा रहा है, ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पे है, कैप कैनावरल में है। तो स्पेस एक्स का ये वहाँ का पहला प्राइवेट ओन्ड जो है मिशन है, राइट। यूएस का ये पहला प्राइवेट ओन्ड लूनर मिशन है या मून मिशन है। तो स्पेसएक्स मून पे जा रहा है, कब जाएगा ये मून पे लैंड होगा फरवरी 22 को। फरवरी 22 को ये मून पे लैंड होगा। मून के साउथ पोल पे एक जगह है मालापट अ क्रेटर, तो वहां पे जाकर ये लैंड होगा, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो न्यू अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहले आती है अपॉइंटमेंट टाटा AIA लाइफ की। टाटा AIA लाइफ के नए CEO एंड MD बने हैं कौन, वेंकटचलम एच बने हैं टाटा AIA लाइफ के नए CEO एंड MD, राइट। सेकंड अपॉइंटमेंट है LIC म्यूचुअल फंड्स की। LIC म्यूचुअल फंड के भी नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं जिनका नाम है रवि कुमार झा। म्यूचुअल फंड हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। LIC म्यूचुअल फंड के हैं रवि कुमार झा, टाटा AIA लाइफ के हैं वेंकटचलम एच, राइट। फिर मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस एस वैद्यनाथ मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके भी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रंजीत कुमार अग्रवाल, ओके। और IRCTC, इसके भी नए CMD अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रेलवे में जो भी कैटरिंग का काम होता है, खाने पीने का जो होता है, तो वो होते हैं IRCTC के अंडर आते हैं। इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो इसको 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और इसके नए जो CMD बने हैं उसका नाम क्या है, संजय कुमार। तो संजय कुमार नए CMD बने हैं IRCTC के। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहली न्यूज़ क्या है, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो 2023 वाला जो एडिशन है ये 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का है। कहाँ पे होने जा रही है, गुवाहाटी में है, असम के अंदर। 19 फरवरी से 29 फरवरी तक ये गेम्स होंगी। और इसका मैस्कट क्या है, अष्टलक्ष्मी द वाइब्रेंट बटरफ्लाई, राइट। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में होने जा रही है और इसका मस्कट क्या है, अष्टलक्ष्मी द वाइब्रेंट बटरफ्लाई, राइट। नेक्स्ट है पथुम निसांका। ये पहले श्रीलंकन क्रिकेटर है जिन्होंने ODI में डबल सेंचुरी मारी है, ODI वनडे इंटरनेशनल में। तो 210 रन इन्होंने बनाए थे और नॉट आउट थे ये। नेक्स्ट है इतिहाद एयरवेज बिकेम प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल स्पॉन्सर
बन चुके हैं इतिहाद एयरवेज, राइट। इतिहाद एयरवेज प्रिंसिपल स्पॉन्सर है किसके, चेन्नई सुपर किंग्स के। और चेन्नई सुपर किंग्स की सितंबर 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कैटरीना कैफ, राइट। तो अभी रिसेंटली एक और इसी से रिलेटेड न्यूज है, चेन्नई सुपर किंग्स से ही चेन्नई सुपर किंग की भी नई ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई है कैटरीना कैफ। अब इतिहाद एयरवेज एंड चेन्नई सुपर किंग्स दोनों की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कैटरीना कैफ है, राइट। और इतिहाद एयरवेज प्रिंसिपल स्पॉन्सर है चेन्नई सुपर किंग्स का, तो चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट न्यूज है नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड, हमारे जेवेलिन थ्रोअर है, तो इनको ऑनर किया गया है विद ए प्लाक एट द फेमस आइस पैलेस एट जंगफ्रूजॉर्ज नोन एज द टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये जो आइस पैलेस है इसमें इनका एक प्लाक जो है यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें इनको ऑनर किया गया है, इनकी पिक्चर्स वगैरह लगाई जाती है। तो वहां पे ये जो आइस पैलेस है वहां पे जो भी फेमस पर्सनालिटीज है उनके प्लाक जो है वहां पे लगाए जाते हैं। प्लाक मतलब एक तरह का बोर्ड लगाया जाता है जिसपे उनकी पिक्चर्स होती है और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया हो जाता है। तो नीरज चोपड़ा जी का प्लाक वहां पे लगाया जा चुका है स्विट्जरलैंड में आइस पैलेस में, राइट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया won the under-19 men's ODI वर्ल्ड कप इन क्रिकेट हेल्ड एट बिनोनी इन साउथ अफ्रीका। बिनोनी साउथ अफ्रीका में जो अंडर-19 मेंस ODI वर्ल्ड कप हुआ था, ODI वर्ल्ड कप अंडर-19 की कैटेगरी में, तो उसमें कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, राइट। और जो वर्ल्ड के मैराथन रिकॉर्ड होल्डर हैं कैल्विन किप्टन, रिसेंटली उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो उनका रिकॉर्ड कितना था, ये कीनिया के हैं, कैल्विन किप्टन कहाँ के हैं, कीनिया के हैं। और इनका रिकॉर्ड क्या था, 2 hours 35 seconds में इन्होंने पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट किया था। कौन से मैराथन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, शिकागो मैराथन में, राइट। अभी तक इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, अभी तक ये रिकॉर्ड इनका जो कायम है 2 hours 35 seconds का नाम है कैल्विन किप्टन, राइट। तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एक रोड एक्सीडेंट में, तो क्वेश्चन बन सकता है इनसे भी। नेक्स्ट है अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच, इन दोनों को गोल्ड मेडल इन दोनों ने जीता है कहाँ पे, श्रंजदा मेमोरियल टूर्नामेंट इन बल्गेरिया। बल्गेरिया में जो श्रंजदा मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ था वहां पे इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। कौन है, अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच, राइट। नेक्स्ट है सुमित नागल। सुमित नागल ने जीता है चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल, टेनिस से रिलेटेड है, तो चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल इन्होंने जीता है सुमित नागल ने, राइट। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने फीफा के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट स्पोर्टिंग कल्चर। फुटबॉल के थ्रू हम अपने स्पोर्टिंग कल्चर को, हमारे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है हम उसको प्रमोट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके साथ टाई अप किया है, फीफा के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट न्यूज है आइवरी कोस्ट वन अफ्रीका कप ऑफ नेशन। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो है इसको किसने जीता है, आइवरी कोस्ट ने जीता है। नेक्स्ट है दरिया सेमेनिस्टजा, लातविया की है, तो इसने जीता है मुंबई ओपन 2024। दरिया सेमेनिस्टजा लातविया की है, इसने जीता है मुंबई ओपन 2024। नेक्स्ट न्यूज है ईशा रानी बरुआ की। ईशा रानी बरुआ इसने जीता है गोल्ड मेडल, कहाँ पे जीता है, विमेन्स सिंगल कैटेगरी लीनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। तो यहाँ पे ईशा रानी बरुआ ने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था श्रीलंका के अंदर, राइट। नेक्स्ट है 45th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड। जो चेस का 45th एडिशन होने जा रहा है, तो कहाँ पे होने जा रहा है, उसको होस्ट कर रहा है बुडापेस्ट, जो हंगरी की कैपिटल है, राइट। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो मेल कैटेगरी में दिया गया है शमर जोसेफ को, गाना के हैं, और फीमेल कैटेगरी में एमी हंटर को, जो कि आयरलैंड की है, राइट। लास्ट न्यूज है रचना कुमारी इंडियन हैमर थ्रोअर प्लेयर बैंड फॉर 12 years फॉर डोपिंग। रचना कुमारी हैमर थ्रोअर प्लेयर है, इसको 12 साल के लिए बैन कर दिया गया है गेम से, क्योंकि इसमें डोपिंग टेस्ट हुआ था जो कि पॉजिटिव आया है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।